हेलो एवरीवन। आज मैं वाटर पोल्यूशन के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। वो वाटर पोल्यूशन जो एक्चुअली हम सबके ज़िंदगी में बहुत सालों से चल रहा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ बड़े हुए हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ का पानी का क्वालिटी म्यूनिसिपैलिटी से आता है तो कैसा पानी आता है, अगर अपने घर में वेल है, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, वो पानी कैसे आता है, ये सब के अकॉर्डिंग हमारा वाटर पोल्यूशन का लेवल डिटरमिन होता है। मतलब जहाँ से पानी आ रहा है वो पानी का सोर्स के वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन का क्वालिटी अलग रहेगा, और जहाँ रह रहे हैं वो शहर के पॉलिसीज़ क्या है उसके बेसिस पे भी वाटर पोल्यूशन अलग रहेगा। पर पूरे इंडिया में इस लास्ट 3-4 साल जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे थोड़ा सा कैंसर जैसे सिम्टम्स और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के सिम्टम्स आने लग गए थे। तब से मैं इतनी बीमार थी कि थोड़ा सा भी अगर पानी में पोल्यूशन है तो इमीडिएटली मुझे इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरा कोई ना कोई ऑर्गन का फंक्शन उसके वजह से डैमेज हो रहा था। तो इसी कारण से मुझे इमीडिएटली समझ में आ रहा था कि वहाँ के वाटर में पोल्यूशन है, और कैसे प्रकार का पोल्यूशन हो सकता है वो मुझे इसलिए समझ आता था क्योंकि मैंने थोड़ा सा फार्माकोलॉजी और फार्मेसी के पढ़ाई की है। तो वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को देख के समझ में आ जाता है कि कैसे प्रकार का वाटर पोल्यूशन आ सकता है। एंड देन थर्ड, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, तो मेडिटेशन करके मुझे थोड़े से इंसाइट्स आए थे। तो उससे कभी कभी वो मेडिटेशन की वजह से आपकी हाइटेंड सेंसिटिविटी आ जाती है कुछ कुछ चीज़ों में, तो आपके जो 5 सेंसेस हैं वो शार्पर हो जाते हैं अगर आपने आपका मन बॉडी को क्लीन रखा। तो अगर आपका मन और बॉडी क्लीन है, आपके सेंसेस शार्पन हो गए हैं, तो तब क्या होगा कि थोड़ा सा भी अगर पानी में गड़बड़ है आपको समझ में आएगा। और ये कोई मेडिटेशन नहीं भी करता है, किसी किसी के 5 सेंसेस ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे जब मैं बचपन में कभी मेडिटेशन करती नहीं थी, फिर भी अगर अलग अलग जगहों में, जैसे मैं बॉम्बे में रहती थी और वेकेशन के टाइम पे कलकत्ता में जाती थी, तो तब क्या होता था कि मुंबई के पानी का डिफरेंस मुझे समझ में आता था टेस्ट में, स्किन में। क्योंकि अलग शहर में आप जब रहते हो और दूसरे शहर में जाके थोड़े दिनों के लिए रह रहे हो, तो इमीडिएटली अगर आप सेंसिटिव इंसान हो तो आपको इमीडिएटली वो डिफरेंस समझ में आ जाता है कि पानी में कुछ अलग है, टेस्ट अलग है। अब तब मैं छोटी बच्ची थी, तो बचपन में तो आपको सिर्फ टेस्ट का समझेगा, या स्किन में कुछ अलग इम्पैक्ट आ रहा है, या बाल में कुछ अलग इम्पैक्ट आ रहा है, ये समझता था। पर अब बड़े होके और फिर मैंने इन फील्ड में पढ़ाई भी की है, तो मुझे और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज है कि किस कारण से ये हो रहा है। और ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम, हमारा करंट नॉलेज पानी के पोल्यूशन के बारे में थोड़ा या तो ऑफ बैलेंस हो गया है, थोड़ा कम है। लोगों को वाटर पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आता, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो हमको उसके अंदर के गंदगी हमेशा राइट थॉट प्रोसेस हमने यूज़ नहीं किया, राइट टेक्निक्स यूज़ नहीं की, तो लोग गलत दिशा में चले जाते हैं। क्योंकि पानी बहुत पानी में जैसे चीनी, नमक, कुछ भी हम वाटर सोल्यूबल चीज़ घोलेंगे तो कितने इजीली मिक्स हो जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर पानी में हम कुछ भी पोल्यूशन करेंगे तो वो भी बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। तो पानी को अच्छा टेस्ट देना, जब हम खाना बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, उसमें अच्छा टेस्ट देने के लिए जब पानी में हम कुछ इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, इस सब का स्वाद पानी में, सूप में, दाल में आ जाता है, राइट। तो वैसे ही वो जो स्वाद उसमें आ रहा है, वैसे ही अगर गंदगी भी हम पानी में डाल दें तो वो भी पानी में आ जाता है। पर हमको दिखता तो दोनों भी नहीं है, हमको सिर्फ एक्सपीरियंस होता है दोनों का। जब हम विजिबली हमको तभी दिखता है पानी का पोल्यूशन जब पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है,
जब कोई विचार कर रहा है, सोच विचार कर रहा है कि पोल्यूशन है, और अगर मैं कोई क्लीन शहर से आके एक ऐसे शहर में रहूं जहां वाटर पोल्यूशन मेरे पहले वाले शहर से ज़्यादा है, तब जाके मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ का पानी का टेस्ट अलग है, दिखने में अलग है ना। पर अगर मैं हमेशा ही एक ऐसे शहर में रह रही हूँ जहाँ पे पानी गंदा है, 10 सालों से गंदा है, 20 30 40 सालों से गंदा है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये पानी गंदा है। पर मुझे टेस्ट में ना समझ में आए, स्किन में ना समझ में आए, ये दोनों वे में नाक के सेंस ऑफ स्मेल से मुझे ना समझ में आए कि इस पानी में कुछ खराबी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से कोई शहर में रह रही हूँ और उसी का पानी पी पी के बड़ी हुई हूँ। पर बॉडी का जो हार्म है वो पानी के पोल्यूशन से, वो बॉडी में आता रहेगा। मेरे सेंसेस ख़राब हो गए हो सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सालों से वही पानी पिया है। और क्या होता है, वाटर पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अभी मुंबई शहर में पहले बचपन में बड़ी हुई हूँ, फिर मुंबई से कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए आउटसाइड इंडिया चली गई थी, फिर वापस मैं इंडिया आके नवी मुंबई में रह रही हूँ। तो नवी मुंबई भी मुंबई से थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी क्योंकि नवी मुंबई और मुंबई आसपास के शहर है, जो वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स नवी मुंबई में है वो सिमिलर है मुंबई के पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स के जैसे। और सेकेंडली, क्योंकि मैं 10 साल के ऊपर बाहर के देश में रही थी, मेरे बॉडी में इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट मुझे समझ में आ रहा था, क्योंकि मेरा बॉडी सेंसिटाइज था। वहाँ का पानी अलग था, वहाँ का पानी अलग वे में क्लीन था। तो जिस वे में वहाँ का पानी क्लीन था, जिस वे में वहाँ का पानी मेरे हेल्थ को सपोर्ट कर रहा था, उस वे में यहाँ का पानी पोल्यूटेड अलग वे से था करके, क्योंकि वहाँ पे भी पोल्यूशन मैंने फेस किया था जब मैं इनिशियली वहाँ पे मूव की थी। तो और फिर 10 सालों में मेरा बॉडी धीरे धीरे यूज्ड टू हो गया था। सेम वे इंडिया में भी अगर हम बहुत सालों से बड़े हो रहे हैं कोई शहर में, 10 20 30 सालों से, उस शहर का पानी पी पी के हमारा बॉडी यूज्ड टू हो जाता है। तो और उसी 10-20 सालों में, बिकॉज हम बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उसी की वजह से हमारा पानी धीरे धीरे, जितने ह्यूमंस वहाँ रह रहे हैं उन सब के कामों के और कर्मों के वजह से वहाँ का पानी धीरे धीरे पोल्यूट हो रहा है। तो वो जो डिग्री ऑफ पोल्यूशन है ना, वो धीरे बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है करके इंसानों को इमीडिएटली नहीं समझ आएगी जो वहीं पे रह रहे हैं बहुत सालों से। पर कोई अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वो शहर में वापस आएगा, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको तो वो डिफरेंस दिख रहा है ना। क्योंकि अगर, और स्पेशली अगर वो बहुत ज़्यादा क्लीन प्लेस से आया है, कोई अगर हमसे भी पोल्यूटेड प्लेस से हमारे शहर में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। जो कम पोल्यूटेड प्लेस से आएगा, उसका बॉडी क्योंकि कम पोल्यूशन में रह के हेल्दी रहना सीखा है, वो ज़्यादा पोल्यूशन में हेल्दी नहीं रह पाएगा। और दूसरी चीज़, ये इंडिया में हम सबको जानना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, इंडिया में जो हमारे रिवर्स ड्राई हो जा रहे हैं, पोल्यूट हो जा रहे हैं, इतने सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंटल काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवर के प्राणियों को बचाएं या सी लाइफ को बचाएं। क्यों वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पोल्यूशन का इम्पैक्ट अभी सिर्फ इंसानों में नहीं होता, हमारे आसपास के प्लांट्स में, एनिमल्स में, वाइल्ड लाइफ में सबको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि पानी सबको चाहिए। इसलिए अर्थ का जो विजिबल है, विजिबल में हमको 70% 80% ऑफ द अर्थ में पानी दिखता है, और वो 70 to 80% ऑफ द अर्थ में पानी है करके क्यों बोलते हैं? समर टाइम में थोड़ा सा पानी वो उड़ जाता है सरफेस से, तो इसलिए वो कभी कभी 70% होता है, कभी कभी 80% होता है। और विजिबली हमको जो 70% हमको दिख रहा है, अर्थ के जो लैंड है, लैंड के नीचे भी पानी है। इसीलिए तो हम ट्यूबवेल, बोरवेल से पानी निकाल पाते हैं। वो पानी जो हमारे ही लैंड के नीचे है या आसपास के एरिया में है, वहाँ से आ रहा है हमको। तो जब तक पानी बहुत लेवल का हमको लैंड के नीचे मिलेगा, तब तक ट्यूबवेल का पानी अच्छा, क्लीन, साफ़ आता रहेगा। पर जैसे ही आसपास के एरिया में 10-20 सालों से बहुत सारे इंसान जी रहे हैं, और जीने की वजह से हमने बहुत सारे हमारे लाइफ में केमिकल्स यूज़ किए हैं, ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ किए जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम लोग
बहुत 50 सालों से, 40 सालों से, 30 सालों से यूज़ करे चले जा रहे हैं, करे चले आ रहे हैं। तो उन सब केमिकल्स को जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो जब पानी के स्तर के नीचे चला गया है, तब क्या होता है, धीरे 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 पानी पोल्यूट भी हो रहा होता है। और सेकंड थिंग है, समर टाइम में जब हमारा अंडरग्राउंड पानी का जो लेवल है वो ड्राई हो रहा है, क्योंकि ऊपर जैसे रिवर्स भी ड्राई हो रहे हैं समर टाइम के पहले, वैसे ही समर टाइम और समर टाइम के पहले धीरे धीरे करके ड्राई होने लग जाता है। रेनी सीज़न से समर सीज़न में आते आते आपके रिवर का लेवल बहुत लो हो जाता है। इसीलिए कभी कभी अगर आप शहरों में लेते हैं, म्यूनिसिपैलिटी पानी की बचत करने की कोशिश कर रही होती है समर के पहले 1-2 महीने पहले से। अगर उनको लगता है कि रेन्स अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब वो पानी की बचत करने लग जाती है कि पूरे पॉपुलेशन को वो पानी दे सके। वैसे ही ज़मीन के ऊपर की पानी जैसे आधी आधी भी नहीं, कभी कभी 90% कम हो जाती है बारिश आने के पहले, वैसे ही ज़मीन के नीचे की पानी भी 90% कम हो जाती है समर टाइम के पहले। हमको सिर्फ वो दिख नहीं रही है क्योंकि हमारे आंखों के सामने वो हो नहीं रही है, पर कॉन्सेप्ट सेम है। जो नदियों में हो रहा है वो ज़मीन के नीचे भी धीरे धीरे हो रहा है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नदियों में अगर 90% इवेपोरेशन है, बिकॉज ऊपर सिर्फ धूप है और हवा है, उसकी वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है। अगर सॉइल है, सॉइल के नीचे थोड़ा सा कम इवेपोरेशन होगा, क्योंकि अर्थ एक प्रोटेक्टिव लेयर डाला है विंड और सनलाइट को उसको सुखाने से। तो अगर बाहर 90% पानी चला गया है समर टाइम के में, अंदर ज़मीन के नीचे शायद 70% गया होगा, पर गया होगा थोड़ा सा। तो जब वो पानी मगर चला गया है, इससे बोथ रिवर में क्या हो रहा है और अंडरग्राउंड वाटर में क्या हो रहा है कि अगर हमने सपोज सिंपल गांव में कोई रहता है और वो गांव में सब सिर्फ सिंपल काम करते हैं कि फार्मिंग कर रहे हैं और सिंपल सा खाना खाते हैं, और उन लोग सिर्फ थोड़ा सा साबुन इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों को धोने के लिए, शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों को धोने के लिए। अगर इंसान सिर्फ इतना सा ही काम कर रहे हैं, इतने से भी काम में अगर आपने शैम्पू यूज़ किया, सोप यूज़ किया, ये सब यूज़ करके जब वो आपके बाथरूम से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? या तो वो आपके अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है या वो अंडरग्राउंड से बह के नदी में चला जा रहा है। तो इसलिए जो केमिकल्स आपने आपकी लाइफ में यूज़ किए, और उस सिंपल से गांव में भी जितने केमिकल सारे इंसान यूज़ कर रहे हैं, वो सारे इंसानों का जो केमिकल पूरे साल रेनी सीज़न से समर सीज़न तक जो जो केमिकल्स यूज़ हुए हैं, वो केमिकल्स अर्थ से गायब तो नहीं हो जाएंगे। वो अर्थ के या तो नीचे जा रहे हैं या और नीचे जाके सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। और फिर अगर वो वाला पानी आपके ट्यूबवेल में आ रहा है तो आपका ट्यूबवेल में अभी पोल्यूटेड वाटर आने लग जाएगा। सेम वे अगर आपका नदी का पानी आ रहा है तो नदी का पानी अभी पोल्यूटेड आएगा। इसलिए मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहाँ शहर में लोग रहते हैं, शहर में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का कोई शहर में फैसिलिटीज़ होता है। तो अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या करते हैं, वो पानी को फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं कि प्योरेस्ट पानी हमको दे सके। पर अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने, और लोग नदी का अगर डैम में पानी को जमा के रखते हैं कि समर में वो नदी के पानी को थोड़ा हम जब ज़्यादा जल्दी न चला जाए करके डैम बना के भी रखे हैं लोग कि नदी से वो सी में न चला जाए करके। बहुत सारे जगहों में हमने डैम भी बनाया है, पर उसमें भी अभी ये इशू है कि अब डैम में कलेक्ट हो रहा है वो पोल्यूटेड पानी, और अगर डैम्स ने वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया है तो भी पोल्यूटेड पानी हमको आ रहा है। और ये पोल्यूशन के प्रॉब्लम को ऐसे नहीं है कि कोई ह्यूमंस जो लोग पानी को लेके काम करते हैं उन लोग समझते नहीं हैं। पर द थिंग इज़, इवन दो वो लोग भी समझते हैं, अब तक का जो इनिशियल जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बने थे या जब डैम्स बने थे
या जब इनिशियली ये सब चीज़ों को लेके लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च किया था, ये सारे रिसर्च वर्क 50 साल पहले की रिसर्च, 100 साल पहले से जो धीरे धीरे रिसर्च हुआ है वो सब रिसर्च है। तो उस वक्त 100 साल पहले सिर्फ ह्यूमंस लोग सिर्फ सोप यूज़ करते थे। इनफैक्ट मैं जब बड़ी हो रही थी, मेरी ग्रैंड माँ इनिशियली इतना सोप नहीं यूज़ करती थी। मेरी ग्रैंड माँ जैसे बर्तन धोने के लिए ऐश यूज़ करती थी, क्योंकि उन लोग चूल्हे में खाना बनाते थे। वो चूल्हे में उन लोग कोल एंड वुड यूज़ करते थे। वो वुड आता था उनके घर से ही, घर के लैंड में ही जो थोड़ा सा पेड़ पत्ते घास फूस और ट्रीज़ प्लांट्स थे, वो प्लांट से आता था थोड़ा सा वुड, और थोड़ा सा लीव्स एंड ऑल दैट, और थोड़ा सा कोल आता था जो हम लोग कोल वाले जो सप्लायर थे उनसे लेते थे। पर वो चूल्हे का ऐश, वो 40 साल पहले की बात करी हूँ, 30 साल पहले की बात करी हूँ, तो वो प्योर ऐश होता था करके। वो प्योर ऐश से बर्तन वर्तन हम जो धोते थे एकदम क्लीन वेसल्स हमको मिलते थे। और इससे क्या होता था, अगर आपने क्लीन वुड यूज़ किया है, क्लीन कोल यूज़ किया है, कोई केमिकली ट्रीटेड या पोल्यूटेड नहीं है ये कोल और वुड, देन आपका जो ऐश है वो भी क्लीन है, केमिकली एकदम नेचुरल है। और वो ऐश से आपने अगर बर्तन वर्तन धोए तो आपका वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें जा रही है आपके खाना। अगर आप ऑर्गेनिक खाना खा रहे हो, और अगर आप विलेज में रह रहे हो, तो आप मोस्टली फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे होगे, थोड़ा सा फिश विश खा रहे होगे जो पॉन्ड से आपने रिट्रीव किया है, रिवर से रिट्रीव किया है, क्योंकि बंगाल में ज़्यादा फ्रेश वाटर फिशेस खाते हैं लोग। तो वो फिशेस भी अगर क्लीन वाटर है तो फिशेस भी क्लीन है। तो आपने अगर क्लीन वुड फूड यूज़ किया है, क्लीन वुड यूज़ किया है ऐश के लिए, ये सब क्लीन है, आपका पानी भी क्लीन रहेगा। सेम वे अगर पुराने ज़माने में लोग रीठा यूज़ करते थे, आंवला यूज़ करते थे, शिकाकाई यूज़ करते थे, ये नेचुरल ट्री के एक्सट्रैक्ट यूज़ करते थे शैम्पू के हिसाब से। बॉडी को क्लीन रखने के लिए बहुत सारे अलग अलग जो नेचुरल ही हम प्लांट बेस्ड पाउडर्स यूज़ करते थे। इसीलिए तो हर्बल एंड आयुर्वेदिक इतने सारे ट्रीटमेंट रेजिमेन हैं या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग चाह रहे हैं कि नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल अगर किसी को जाना है, वो लोग या तो ऑर्गेनिक या तो नेचुरल या तो हर्बल ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं। पर ये सब प्रोडक्ट्स में भी एक प्रॉब्लम है अभी करेंटली, क्योंकि जो आयुर्वेदिक विद्या या जो हर्बल विद्या लोग यूज़ करके ये सब बनाना चाहते हैं, वो विद्या तब एप्लीकेबल थी 1000-2000 साल पहले अर्थ में, जब इतना क्लीन था अर्थ, केमिकल्स था ही नहीं अर्थ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था हर अर्थ में। इसके वजह से केमिकल पोल्यूशन अर्थ में बहुत कम था। हमारा पानी नहीं ख़राब था, हमारा हवा नहीं ख़राब था, हमारा अर्थ नहीं खराब, सॉइल नहीं ख़राब था। और पानी, सॉइल, एयर अगर ख़राब नहीं है तभी जाके आपके प्लांट्स अच्छे रहेंगे, आपका खाना अच्छा रहेगा अगर आप एनिमल्स भी खाते हैं, क्योंकि वही एनिमल्स ये प्लांट्स को पहले खाएंगे और फिर दूसरे जो बड़े वाले एनिमल्स हैं वो छोटे वाले एनिमल्स को खाते हैं, तो सब हेल्दी रहते हैं, राइट। क्योंकि हम एनिमल्स खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं जो हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो हुए हैं, तो ओवरऑल हमारा हेल्थ ठीक रहता है ना। पर जब ये क्लीन एनवायरनमेंट ही नहीं है अर्थ में, तो जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं वो क्लीन नहीं है। वही प्लांट को अगर हमने कोल यूजुअली क्या है, अंडरग्राउंड में जो कुछ प्रक्रिया चल रही होती है, धीरे 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 कोल फॉर्म होता है अंडरग्राउंड में, राइट। तो अगर अर्थ पोल्यूटेड है तो कोल पोल्यूटेड हो जाएगा। अगर अर्थ पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, एयर भी पोल्यूटेड है, या इनमें से सिर्फ 2 ही पोल्यूटेड है, प्लांट्स पोल्यूट हो जाएंगे। फिर वो प्लांट्स को ही अगर हम खाएंगे तो हम बीमार हो रहे हैं। वही प्लांट्स को अगर हम वुड बर्न करके कुछ करना चाह रहे हैं तो भी हम सिक हो जाएंगे। वही प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हमने अगर तेल बनाया, वो तेल भी हमको बीमारी देगा, क्योंकि अगर उस तेल में उन्होंने ठीक से उसको प्रोसेस नहीं किया है तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वो तेल अगर
और जो ह्यूमंस करते हैं प्रोसेस्ड तेल, रिफाइंड तेल, इसलिए लोग यूज़ करना चालू किए थे कि हम बीमार न पड़े फ्रॉम द केमिकल्स इन द पानी एंड केमिकल्स इन द प्लांट, जिस जो तेल में अगर आ गया, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं कोई कोई वाटर सॉल्युबल होते हैं, कोई कोई ऑयल सॉल्युबल होते हैं, कोई कोई दोनों होते हैं, तो वो पानी में भी रहता है, ऑयल में भी रहता है। इसलिए साबुन जो है, साबुन का मटेरियल जो होता है वो हमेशा, या शैम्पू का मटेरियल जो होता है वो वाटर सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल दोनों होता है। और पहले पहले सिर्फ तेल का प्रॉब्लम होता था हमारे कपड़ों में, या डर्ट का प्रॉब्लम होता था। तो जब हम वो सोप से, शैम्पू से अपने बालों को धो रहे हैं, बॉडी को धो रहे हैं, अपने क्लोथ्स को धो रहे हैं, सोप नहीं तो आजकल सब बॉडी वॉश, फेस वॉश यूज़ करते हैं, विच इज़ व्हाट आई ऑल्सो यूज़ टू यूज़। तो ये जो बॉडी वॉश, फेस वॉश हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फेस पैक्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें सब में कुछ ना कुछ थोड़ा सा मटेरियल होता है जो ऑयल को खींचेगा या ऑयल सोल्यूबल होगा, कि ऑयल वाला चीज़ हमारे कपड़ों से, बॉडी से निकल जाए, ऑयली ऑयली चीज़ें, और जो पानी से धुल जाए, इसीलिए वो वाटर सोल्यूबल भी चाहिए उस चीज़ में, कि वो पानी इजीली उस चीज़ को धो दे हमारे बॉडी से या हमारे कपड़ों से, राइट। तो इसीलिए यही सब प्रोडक्ट्स थोड़े ऑयल सोल्यूबल भी होते हैं और वाटर सोल्यूबल भी होते हैं करके धीरे धीरे वो पानी का पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, पर पानी का थिकनेस भी बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम कुछ कुछ शहरों में, जो इंडिया में मैं घूम रही थी जब, तब मैं थोड़े थोड़े होटल्स में भी रही थी, पर मैं इतनी रिच नहीं हूँ करके मैं होम स्टेज में रह रही थी। तो होम स्टेज में मगर लोकल प्रॉब्लम समझना और ज़्यादा इजी है, क्योंकि जब मैं होम स्टेज में रह रही थी, मोस्ट ऑफ दोज प्लेसेस के होम स्टेज, क्योंकि ये पुराने शहर हैं, वो पुराने शहरों में उनके मोस्ट ऑफ द टाइम या तो बोरवेल है, या तो ट्यूबवेल है, या तो वेल है सोर्स ऑफ पानी। अब ये सब, और कोई कोई जगह में उन्होंने थोड़ा सा पंप लगा दिया है, पर मेन सोर्स पानी का उनके थोड़ा सा गवर्नमेंट से शायद आता होगा, पर थोड़ा सा अंडरग्राउंड पानी से ही आता है। अब जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो टूरिस्ट प्लेसेस का प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे अगर होटल हो या छोटा सा होम स्टे हो, घर हो, सब लोगों का पानी का सोर्स, खाने का सोर्स, हवा का सोर्स सेम है। और सब लोग, कोई भी अगर बहुत लार्ज आलिशान होटल में भी अगर 1000 गेस्ट आ गए, और वो लार्ज है करके भी 1000 गेस्ट भी अगर उनके पीक सीज़न में आ रहे हैं, तो वो पीक सीज़न का इम्पैक्ट, जो आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, ये सब में जो भी आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, लिनन धो रहे हैं, लॉन्ड्री कर रहे हैं, ये सब का जो केमिकल्स आप यूज़ करें ये सब चीज़ों में मेंटेन करने के लिए, अपने होटल को, अपने रेस्टोरेंट को, अपने होम स्टे को, ये सारे केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं? आपके पानी में जा रहे हैं। और कोई कोई होटल्स, देखिए अर्थ में अभी अवेकनिंग का फेस चल रहा है करके कोई कोई लोग नेचुरल वे ऑफ लिविंग की तरफ जाना चाहते हैं, और कोई कोई लोग सस्टेनेबल लिविंग की तरफ भी जाना चाहते हैं। पर हम नेचुरल और सस्टेनेबल लिविंग नहीं कर पाएंगे अगर हम अर्थ पोल्यूशन रिड्यूस नहीं कर पाएंगे या एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और रिडक्शन तभी होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, कोई टूरिस्ट टाउन जैसे गोवा में जाके, जहाँ बीच टाउन है करके ज़्यादा सोप्स का यूज़ होता है। सोप्स का इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आप बीच में जाते हो, बीच में जाके आप स्विम करके आओगे, या जो लोग स्विम भी नहीं करते वो लोग सिर्फ बीच में बैठे रहते हैं, पिकनिक करके आ जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, फैमिली के साथ घूम के आ जाते हैं। तो आप बीच टाउन हो तो बीच में गए हो, तो बीच में ज़्यादा जाते हो करके, और वो बीच में लोग समर में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, ये सब करके, गर्मी होती है, ये सब होता है करके लोग हमेशा ही सोप ज़्यादा यूज़ करेंगे। और गर्मी के मौसम में घूमने आए हैं तो सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो वहाँ के वाटर पोल्यूशन में सोप एंड सनस्क्रीन एंड क्लेंजिंग एजेंट एंड पेस्टिसाइड्स का पोल्यूशन ज़्यादा है। जो जो केमिकल्स वो बीच टाउन में ज़्यादा यूज़ होता है, हर एक केमिकल जो वो टाउन में यूज़ हो रहा है वो उसके पानी में जा रहा है, और वो उसके पानी में जा जाके वो उसने सी को भी पल्यूट कर दिया है, रिवर को भी पल्यूट कर दिया है, अंडरग्राउंड वाटर को भी पल्यूट कर दिया है। इन जनरल वो बीच टाउन अभी पल्यूटेड है, और पल्यूट कर तो दिया है,
पर वो पोल्यूशन का अगर सिर्फ आप आपके फैसिलिटी को अच्छे से क्लीन रखते हो बिना पेस्टिसाइड यूज़ किए, तब क्या होगा आपके यहाँ सिर्फ और आप सिर्फ एक्सेस केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, सोप वाले केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो आपके पानी में सिर्फ सोप वाले केमिकल्स होंगे। तो वो सबसे क्लीनेस्ट प्लेस होगा जहाँ पे सिर्फ सोप है, एक ही केमिकल है या दो ही केमिकल है पोल्यूशन का कॉज। और वो सब जगहों में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब कपड़े धो रही थी, अब बॉम्बे में मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रहा था कि यहाँ के पोल्यूशन में 5, 7, 10 केमिकल्स यहाँ के पानी में पोल्यूटेड हैं। तो जब मैं नवी मुंबई, नॉट मुंबई बट मुंबई नवी मुंबई का वाटर पोल्यूशन प्रॉब्लम सिमिलर होंगे, तो नवी मुंबई से जब मैं गई विजिट करने यहाँ पे, तो नवी मुंबई में मेरे को यहाँ का पानी इतना ख़राब हो चुका है कि व्हेन आई गेट एज अ वुमेन, व्हेन आई गेट पीरियड्स, द केमिकल्स इन द वाटर एंड ऑल्सो मेरे बॉडी में कैंसर भी चल रहा है, तो केमिकल्स इन माई बॉडी दैट आर कॉजिंग द कैंसर, दोनों ने मेरे ब्लड को ख़राब कर दिया है। इसके वजह से यहाँ के पानी में जब मैं, अगर मुझे पीरियड्स हुआ है, मैं अगर चादर धो रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ जिसमें ब्लड स्टेन आ गया है, वो ठीक से धुलते नहीं हैं आजकल के साबुनों से, ठीक है, और स्टेन रह ही जाता है क्योंकि वो केमिकल इतना स्ट्रॉन्ग है जो वो ब्लड के साथ बाइंड कर गया है। और यहाँ का पानी का पोल्यूशन भी इतना ख़राब है कि धुल नहीं रहा है पानी। अगर क्लीन नहीं तो आप अच्छे से अच्छा सोप भी यूज़ कर लो, कभी कभी कुछ कुछ केमिकल्स आपके ब्लड से चिपक जाएंगे ऐसे कि वो निकल नहीं पाएंगे, और मेरा ब्लड पोल्यूटेड है, इसीलिए मुझे धीरे धीरे वो बोन का कैंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टेड इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस। तो इसलिए ब्लड के पोल्यूशन से धीरे धीरे बोन को इम्पैक्ट हो सकता है, बोन के पोल्यूशन से धीरे धीरे ब्लड का इम्पैक्ट हो सकता है, और कोई कोई केमिकल्स दोनों को इम्पैक्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर आपके ब्लड और बोन्स दोनों ही मैल फंक्शन कर रहे हैं, तब धीरे धीरे आपके ऑर्गन डैमेज भी स्टार्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड का मैल फंक्शंस। तो ये है वाटर पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम कि अगर वाटर ख़राब है वो चीज़ें ठीक से क्लीन नहीं करेगी। दूसरा प्रॉब्लम, वही वाटर अगर हम पी रहे हैं, खा रहे हैं उसी पानी से, क्योंकि हमारा नॉर्मल ह्यूमंस ने बचपन से ये सीखा है कि टैप में पानी आ रहा है, वही टैप के पानी से हम खाना बनाते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड टैप के पानी से डायरेक्टली खाना बनाता है, पर वो टैप का पानी जब हम ऐसा प्रैक्टिस करते थे 100 साल पहले, 1000 साल पहले, कि ट्यूबवेल का भी पानी से, अगर आप घड़े में ट्यूबवेल में का पानी भर के फिर खाना बनाते थे। अगर आपका ट्यूबवेल अच्छा है, आपका बोरवेल अच्छा है, आपका पंप अच्छा है, अंडरग्राउंड वाटर को पंप करने का सिस्टम अच्छा है, रिवर से आने वाला पानी अच्छा है, तब ठीक है, इफ़ इट इज़ क्लीन वाटर और उससे आपने खाना बनाया। पर अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो वो धीरे धीरे जो केमिकल पानी में था, अगर एक केमिकल है तो एक केमिकल का पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, अगर 7 केमिकल 10 केमिकल हैं तो 10 केमिकल के हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगे। और 10 केमिकल जब हैं और घर में 4-5 लोग हैं, हर एक को अलग सिम्टम आएगा वो वाले केमिकल्स के पोल्यूशन के प्रॉब्लम से। सेम वे, मगर अगर पानी में सिर्फ 1 या 2 केमिकल है, जब मैं गोवा गई, एक रिजॉर्ट में ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ सोप वाला पानी बहुत आ रहा था, तो वो सोप वाला पानी भी इतना सोपी था, इतना हाई लेवल का सोपी था कि ये जो स्टेन्ड वाला मेरा प्रॉब्लम था कि स्टेन रह जा रहा है मेरे कपड़ों में, वहाँ की पानी से धोने से, और मैंने सोप तक नहीं यूज़ किया, मैंने सिर्फ वहाँ का पानी यूज़ किया, थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया, ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया बस, और वो ब्लैक सॉल्ट और वहाँ के पानी से धुल गया मेरा ये स्टेन। क्योंकि वहाँ मैं कुछ दिन रही थी, उसके बाद ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो कुछ दिनों में जो मेरे ब्लड में टॉक्सिन्स थे, जो मुंबई में मेरे ब्लड में था, वो टॉक्सिन्स थोड़े से निकल गए थे, इसलिए मेरा पीरियड, और गोवा में रह के ऐसा भी हुआ था मेरा, मैं वहाँ पे क्योंकि कुछ महीने रही थी, तो वहाँ पे क्योंकि केमिकल एक्सपोजर मुंबई में रहने से, नवी मुंबई में रहने के केमिकल एक्सपोजर से रिलेटिवली कम था,
इसलिए मेरे बॉडी से थोड़े थोड़े टॉक्सिन, ऐसे नहीं कि सारे टॉक्सिन्स निकल गए, क्योंकि मुझे कुछ कुछ पेस्टिसाइड से प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आ रहे थे, क्योंकि मेरे बॉडी से कम्प्लीटली 90% 100% मेरा डिजीज़ नहीं गया था, मैं डिजीज़ फ्री नहीं हुई थी, पर मुझे थोड़ा सा सिम्टम रिलीफ मिल गया कम पोल्यूटेड जगह में जाके, और मेरे ब्लड भी थोड़ा सा ठीक हो गया था करके। मेरे पीरियड्स पहले जब जल्दी जल्दी आ रहे थे, अब थोड़ा नॉर्मल टाइम में आने लग गया। लाइक मुंबई में रह के मुझे पीरियड्स एवरी 25 डेज़ आ रहे थे, एवरी 24 डेज़ या 20 डेज़ आ रहे थे। वहाँ जाके मुझे मेरे पीरियड्स एवरी 27-28 डेज़ आ रहे थे, और वो एवरी 28 डेज़ में भी वो जो स्टेन है अभी कपड़े से निकल जा रहा था। एक तो वहाँ सोप बहुत है करके मुझे सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, दूसरा मगर वहाँ सोप ज़्यादा है करके सोप इजीली मेरे कपड़े को से निकाल तो रहा था चीज़ें, पर वहाँ का वो सोप के पोल्यूशन की वजह से मुझे स्किन इरिटेशन बहुत आ रहा था। तो जहाँ का जो प्रॉब्लम है, और अगर आपका बॉडी बहुत बीमार है या पार्टली बीमारी की तरफ जा रहा है, तब आप देखेंगे वाटर पोल्यूशन के प्रॉब्लम से इनिशियली अगर आपका बॉडी थोड़ा सा मॉडरेटली बीमार है या बीमारी की तरफ जा रहा है, इनिशियली वो स्किन इरिटेशन से आपके वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम चालू होगा। तो आप नहा रहे होंगे, आपको इची स्किन आएगा, आपने कपड़े धोए हैं वो सब पोल्यूटेड पानियों से, तो आपके कपड़े पहन के आपको इची स्किन आएगा। इसलिए आपने ये भी देखा होगा मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना बहुत सारी विमेन हैं कंज्यूमरिज्म की तरफ चली गई हैं, जो लोगों को लगता है कि वुमेन कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रही हैं, पर ये ना एक सटल बॉडी का उनका रिस्पॉन्स है कि अगर सपोज वुमेन ना बहुत कपड़े खरीदती रहती है, बहुत कपड़े खरीदती रहती है, पार्ट ऑफ द रीज़न है कि वो कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रही हैं और बहुत बिजी हैं करके, इसलिए इतना इतना कपड़े खरीद रही हैं कि अगर सपोज़ वो लोग प्रोफेशनल वुमेन हैं जो, तो तब जाके उनको हर दिन धोने का थोड़ा प्रॉब्लम है कपड़े, तो वो लोग वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं करके, एक वीक का कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल रही हैं, नए नए कपड़े खरीद रही हैं। पर ये जो वुमेन ये कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, उसका एक इंटरनल साइकोलॉजिकल रीज़न और बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है कि वो वुमेन का अगर सपोज़ ना एक कपड़ा कोई है जो मैंने 1 साल 2 साल पहन लिया है या 4-5 साल तक पहन लिया है, वो कपड़े में अगर मैंने पोल्यूटेड पानी, पोल्यूटेड केमिकल से वो कपड़े को धोया है रेगुलरली, तो वो केमिकल्स, अगर पानी भी पोल्यूटेड है, वो केमिकल भी हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। या आजकल तो वो लोग कपड़ों को चमक देने के लिए ऐसे ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं कि वो कपड़ों में रह जाते हैं, वो केमिकल चमक देने के लिए या स्मेल देने के लिए, सुगंध देने के लिए ऐसे केमिकल्स निकले हैं दैट विल बाइंड टू हमारे कपड़े, ताकि वो सुगंध बहुत दिनों तक चले, ताकि वो चमक बहुत दिनों तक रहे। पर ये जो केमिकल्स वो लोग डाल रहे हैं हमारे डिटर्जेंट्स और केमिकल्स जो भी फैब्रिक सॉफ्टनर ये सब में डालते हैं, उससे भी हमारा कपड़ा पोल्यूट हो रहा है। क्योंकि उसका लेयर पर लेयर हर साल हर एक ही कपड़ा अगर मैंने से महीने में एक बार पहना, वही कपड़ा जो महीने में एक बार पहनती हूँ, और घर के कपड़े तो हम वैसे ही पहनते हैं, यूजुअली हमारे 4-5 घर के कपड़े होते हैं या 10-20 होते हैं डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन, कंफर्टेबल, क्योंकि घर में हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं करके हम यूजुअली एक कंफर्टेबल कपड़ा रेगुलरली बहुत पहनते हैं। तो वो घर के कपड़ों में आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे कि वो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो घर का कपड़ा आप रेगुलरली वीकली वही कपड़ा पहन रहे हो या मंथली वही कपड़ा पहन रहे हो। अगर ऑफिस का कपड़ा है तो वो मंथली वीकली जो भी कपड़ा आप पहन रहे हो उसमें ना वो लेयर आ रहा है केमिकल्स का, जो डिटर्जेंट्स एंड वो सब सॉफ्टनर्स में भी हैं, और वो भी जो आपके वाटर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में है। तो अगर आपका और आपका वाटर पोल्यूशन गारंटीड चल रहा है ऑल ओवर द ग्लोब, एक जगह मेरे को दिखा नहीं है जहाँ पे वाटर पोल्यूशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कोई कोई शहरों में, जैसे मुंबई में वाटर पोल्यूशन तब आता है जब इन लोग ज़्यादा केमिकल्स डालने लग जाते हैं पानियों में। जब भी उन लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तब वाटर पोल्यूशन आता है। अगर आपके ड्रेन्स पाइप्स ख़राब है तब वाटर पोल्यूशन आएगा। अगर आपके घर में आपने केमिकल ट्रीटमेंट किया है आपके टैंक्स को क्लीन करने का, तब वाटर पोल्यूशन आएगा। अगर आपके म्यूनिसिपैलिटी रेगुलरली स्प्रे मार रही है इंसेक्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड कंट्रोल के लिए, तब आएगा।
और ये रेगुलरली हो रहा है मुंबई में करके। और अगर आप डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मुंबई में रह रहे हो तो वहाँ सबके जो केमिकल यूजेजेस हो रहे हैं वो आपके अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब करके आपके घर के पाइपलाइंस में इवेंचुअली थोड़ा सा पोल्यूशन ला ही रहा है। ठीक है, तो कोई शहर नहीं है, कोई गांव नहीं है जहाँ पे अभी करेंटली वाटर पोल्यूशन नहीं चल रहा। मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ, बट अलग अलग लेवल का चल रहा होगा। अगर आप कोई पहाड़ी जगह में रह रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ मे बी बैक्टीरियल और सीवेज का पोल्यूशन चल रहा है। और अगर आप कोई ज़्यादा सी के पास वाले शहर में रह रहे हो तो यहाँ के पानी में ऊपर से लेके नीचे तक का जो पानी अगर ट्रीटेड नहीं है तो वो पोल्यूशन आपको आएगा। अगर आप बोरवेल के पानी पीने में यूज़ टू हैं तो आपको वो सब पोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जो सी साइड में है और आप बोरवेल यूज़ कर रहे हो, और क्योंकि बोरवेल इज़ सपोज टू बी हेल्दी, पर तभी ही वो हेल्दी पानी आपको देगा जब आप क्लीन ट्रीज़ रखोगे आपके लैंड में। ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं, और अगर आपका अर्थ क्लीन है तो अर्थ के जो बैक्टीरिया होते हैं, अर्थ के जो एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ का जो नेचुरल फॉर्म होता है, नेचुरल अर्थ आपने रखा, नेचुरल सॉइल आपने रखा, तब जाके ट्रीज़ हेल्दी होंगे। ट्रीज़ हेल्दी हैं तो अगर पानी में थोड़ा सा केमिकल पोल्यूशन है तो वो ट्रीज़ उसको कैसे तो प्रोसेस कर लेगा। पर अगर आपके अर्थ में और पानी में ज़्यादा पोल्यूशन है, ट्रीज़ उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो तब आपके ट्रीज़ भी ख़राब हो रहे हैं, आपका पानी इसलिए ठीक नहीं रह पा रहा और आपका बोरवेल का पानी अच्छा नहीं रहेगा। और अगर आप बोरवेल ऐसे जगह में बनाए हो जो 1000 साल पहले, 100 साल पहले या इवन 10 साल पहले अच्छा पानी देता था, अगर धीरे धीरे और वहाँ पे ह्यूमन ज़्यादा नहीं रहते थे, क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि फैमिलीज़ बढ़ जाते हैं, और फैमिलीज़ जब बढ़ रहे हैं तो फैमिलीज़ क्या करते हैं, एक ही एरिया में एक और घर बना देते हैं। एक घर में एक ही फैमिली, अगर पहले 3 बच्चे थे, वो 3 बच्चों के 6 बच्चे अगर हो गए, 6 बच्चों के अगर 9 ग्रैंड किड्स या 10 ग्रैंड किड्स हो गए हैं, धीरे धीरे क्या होता है, फैमिली एक्सपैंड कर रहा है करके वहाँ पे लोग अपने प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा बोरवेल, ज़्यादा फैमिलीज़ रहने की जगह बना दे रहे हैं। पर वो जहाँ 10 इंसानों के लिए जो पानी क्लीन था पहले, अभी अगर पहले 10 इंसान रहते थे वहाँ पे, अभी अगर फैमिली एक्सपैंड हो गई है पूरे लोकेलिटी की और अभी 100 इंसान रह रहे हैं, तो आपने 10 गुना वहाँ का वाटर पोल्यूशन बढ़ा दिया है। अगर आपने सेम ही केमिकल्स यूज़ किए होते जो 10 साल पहले यूज़ हो रहे थे, 30 साल पहले यूज़ हो रहे थे। पर ह्यूमंस तो हम ऐसे हैं, हम तो ज़्यादा आजकल केमिकल यूज़ करते हैं। जितना केमिकल मेरी ग्रैंड मदर यूज़ करती थी उससे ज़्यादा मेरे आंट्स एंड मम्मी ने यूज़ किया। जितना केमिकल मेरे मम्मी पापा ने यूज़ किया है उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। इसीलिए तो मेरे बॉडी में ज़्यादा जल्दी डिजीज़ आ गई। जैसे कैंसर, मेरे फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री है क्योंकि हमारी फैमिली सेंसिटिव है कुछ चीज़ों से, केमिकल पोल्यूशन से। इसलिए मेरी दादी को भी आया, मेरे डैड को भी आया, मुझे भी आया। पर मेरी दादी को कौन से एज में आया, मेरी दादी को 70+ एज में, 80 के एज में आया। मेरे डैड को भी नियरली, बिकॉज वो बहुत सारे साल, उनका हाफ लाइफ उन्होंने या 1/3 ऑफ हिज लाइफ उन्होंने गाँव में बिताई थी, फ्रेश एनवायरनमेंट में बिताई थी करके। मेरे डैड को भी दादी के एज के थोड़े से पहले आया, 60s में आया। पर मुझे कब आया, मुझे कैंसर 40s में आ गया है। क्यों? मेरे पास डबल, और मेरे डैड के कैंसर से उनको 60s में आया, मेरा 25 ईयर्स का डिफरेंस है फ्रॉम हिज कैंसर, वेरएज उनके और उनकी मम्मी के कैंसर में शायद 5 to 10 ईयर्स का डिफरेंस था। वो जो 5 to 10 ईयर्स का डिफरेंस उनको था कैंसर आने में, इसलिए था क्योंकि वो पहले गांव में उनका और उनकी मम्मी के लाइफस्टाइल में एटलीस्ट 20-30 ईयर्स का सिमिलरिटी था कि वो गांव के फ्रेश फूड खा के जिए हैं। फिर हम शहर में भी ऐसे शहर के एरिया में रहते थे जहाँ पे नया कम्युनिटी बन रहा था, वहाँ पे धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ा है। तो वहाँ पे भी क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन अर्थ था पहले, जब हम वहाँ इनिशियल 10-20 ईयर्स रहे हैं। तो एटलीस्ट 50% ऑफ 50 ईयर्स या 40 ईयर्स ऑफ माई डैड के लाइफ में उन्होंने क्लीन फूड, क्लीन एयर, क्लीन वाटर के इन्वायरमेंट में जिए हैं। फिर भी मगर बिकॉज इवन दो क्लीन फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट में मेरी दादी भी जिए हैं, मेरे पापा भी जिए हैं,
दो उन्होंने 40-50 ईयर्स क्लीनर एनवायरनमेंट में जिया है, फिर भी जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है द रिमेनिंग 30 ईयर्स या 20 ईयर्स जो केमिकल धीरे धीरे उनके एनवायरनमेंट में थी, क्योंकि क्लीनर था अर्थ, बट इट वॉज स्टिल नॉट क्लीन एज द अर्थ जो 100,000 साल पहले का अर्थ था। तो दो उनका अर्थ क्लीनर था मेरे अर्थ से, उनके अर्थ में भी थोड़े प्रॉब्लम्स थे, केमिकल प्रॉब्लम्स पानी में, हवा में, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया था। हमारा BRCB जहाँ हम रहते हैं वो भी इंडस्ट्रियल एरिया के बाजू में था। तो इंडस्ट्रियल एरिया का इम्पैक्ट हमारे अर्थ, वाटर, एयर सब कुछ में, फूड सब में आ जाता है। तो इसलिए दोनों को ही कैंसर इसलिए आया क्योंकि कुछ केमिकल्स थे उनके एनवायरनमेंट पे जिससे, या उनके यूजेज में कि जो हम सोप्स यूज़ करें, डिटर्जेंट्स यूज़ करें, ये सब में, इसलिए उन दोनों को ही आया, फूड से आया। इसीलिए और फूड से मेजरली आया करके दोनों को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कैंसर आया। ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को मगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का कैंसर नहीं आया फॉर अ डिफरेंट रीज़न, वो मैं बताऊंगी। पर मेरे साथ जो कैंसर आया वो इसलिए आया क्योंकि एक तो मैं 2 अलग अलग कंट्रीज़ में रह के दो अलग अलग कंट्रीज़ का पोल्यूशन मैंने फेस किया है। मेरे अर्थ में जो हमारा जो नया जनरेशन है, हमारा नया जनरेशन मे बी 10 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करता है जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन, ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन यूज़ करते थे पर्सनल यूज़ में। प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है, कंज्यूमरिज्म अगर ज़्यादा होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, और उसकी वजह से हमारे कपड़ों में केमिकल ज़्यादा है। क्योंकि मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि कोई पार्ट्स ऑफ द इंडिया में ही कपड़े ऐसे मिलते हैं जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। अदरवाइज़ आजकल जो कपड़े आप दुकानों में भी खरीदते हैं, वो कितना भी उन लोग बोल दे कि ये नेचुरल केमिकल फ्री वाला कपड़ा है, 90% ऑफ प्लेसेस डू नॉट हैव एक्चुअल केमिकल फ्री कपड़ा। क्योंकि अगर सपोज जैसे अगर आप मैं कॉटन के कपड़े बहुत आजकल पहनने लगी हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी स्टार्ट हो गई थी सिंथेटिक केमिकल्स एंड डाइज से पहले से ही, प्लस सिंथेटिक मटेरियल से भी मुझे एलर्जी चालू हो गई थी। ये सब भी अगर आपको एलर्जीज आने लग गए हैं कोई भी चीज़ों से, क्लोथ से, खाने से, पानी नहाने के बाद उससे, पानी से मेनली मीन्स कि अगर पोल्यूटेड पानी है, स्किन इरिटेशन प्रॉब्लम, स्किन सेंसिटिविटी प्रॉब्लम आपका चालू हो गया है, मतलब आपकी बॉडी में धीरे धीरे वो वाटर पोल्यूशन और केमिकल पोल्यूशन का धीरे धीरे इम्पैक्ट चालू हो गया है, आर्टिफिशियल चीज़ों को पहनने का इम्पैक्ट चालू हो गया है। तो मैं सिर्फ कॉटन, मगर अभी वही वाला कॉटन पहन सकती, और कॉटन वाला पहनना मैंने 8-10 साल पहले से चालू किया क्योंकि मेरे बॉडी का सेंसिटिविटी तभी से चालू था, क्योंकि तभी भी मेरे बॉडी में एक ट्यूमर जैसा नोड्यूल ग्रोथ चालू हो गया था। तो मेरे बॉडी में क्योंकि 2 टाइप के कैंसर चालू हो रहे थे, तो नोड्यूल वाला कैंसर क्यों चालू हो रहा था, वो केमिकल पोल्यूशन से नहीं था, थोड़ा सा केमिकल पोल्यूशन से था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, पर सेकेंड रीज़न था रेडिएशन से, फ़ोन के रेडिएशन से, कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ करके फ़ोन यूज़ करती थी म्यूज़िक सुनने में, रात को सोते सोते फ़ोन चालू करके सो जाती थी। तो अब वो फ़ोन या लैपटॉप या आईपैड ये चालू रहता था कंटिन्यूसली रात में। तो और सबसे ज़्यादा रेडिएशन छोटे से फ़ोन से आता था करके, और फ़ोन ही मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी क्योंकि वो छोटा डिवाइस है। तो अगर, और फ़ोन में क्या है, मोस्ट ऑफ द फ़ोन्स में आजकल के रेडिएशन बढ़ जाता है जब फ़ोन का बैटरी लाइफ कम हो जाता है। तो जब रेडिएशन बढ़ रहा है, वो रेडिएशन कहाँ गया है मेरा, क्योंकि थोड़ा हियरिंग भी कभी कभी ख़राब होता है, एंड यहाँ गया क्योंकि फ़ोन यहाँ रहता था कान के पास, हाँ, तो फ़ोन कान के पास रहता था पर कान और ऐसे थ्रोट एरिया के पास रहता था, इसीलिए वो रेडिएशन का इम्पैक्ट इधर आया है। क्योंकि केमिकल तो मैंने कंज्यूम किया, इनहेल किया, वो इनहेलेशनली केमिकल्स भी यहाँ से जा रहा था, फ़ोन का रेडिएशन भी यहीं पे सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट डैमेज यहाँ पे आया क्योंकि 2 सोर्सेज से यहाँ पे डैमेज चालू हो रहे थे। ठीक है, तो दैट्स हाउ वो वाला आया। और उसको रिवर्स करने का टेक्निक ही ये है कि मैं फ़ोन यूज़ थोड़ा कम करूँ, फ़ोन को रेडिएशन वाले लेवल में, फ़ोन जब आपका गर्म होने लग रहा है ना, इट इज़ अ मैकेनिज़्म टू नो कि फ़ोन में रेडिएशन ज़्यादा है, या फ़ोन अगर आप बैटरी अगर 60-70 ऐसे, मैं ट्राई करती हूँ कि 70% के ऊपर बैटरी रहे तब मैं यूज़ करूँ, ताकि उसका रेडिएशन का इम्पैक्ट मुझ पर कम हो। ठीक है,
तो ये फ़ोन से मैंने किया, और केमिकल्स जो पेस्टिसाइड्स की वजह से मेरे को हार्म हुआ बाद में मैंने रियलाइज़ किया है। धीरे धीरे मैंने पेस्टिसाइड यूज़ करना कम किया। पर अभी और भी फैक्टर्स हैं, खाने से आ रहा है पोल्यूशन, पेस्टिसाइड खाने से भी आ सकता है, दूसरे हार्मोन्स एंड फंगिसाइड्स, ये सब केमिकल्स भी खाने में होते हैं। तो अगर मेरा खाना प्योर क्वालिटी का नहीं है, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री नहीं है, और मैं ध्यान से, मैं बहुत, मुझे इसलिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का पॉइजनिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं एक तो दूसरे शहर में रहती थी, यूएस में रहती थी। यूएस में फूड क्वालिटी थोड़ा इंडिया से बेटर है, तो वहाँ पे थोड़ा फूड क्वालिटी बेटर है, फूड के नॉर्म्स थोड़े क्लीनर हैं। वहाँ पे ना पेस्ट कंट्रोल का भी कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं कि खाने से दूर रखना है पेस्टिसाइड्स को, जो इंडिया में लोग नहीं समझ पाते कि जब स्प्रे कर रहा है कोई, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इंडिया में कि जब मैं खाना खा रही हूँ कोई रेस्टोरेंट का भी, अगर वो रेस्टोरेंट ने उस वक्त उनका विंडो खुला था, या वो रेस्टोरेंट ही पेस्ट कंट्रोल कर रहा है, या म्यूनिसिपैलिटी ने पेस्ट कंट्रोल किया है, उन्होंने अगर स्प्रे किया और उनके खाने के डब्बे खुले हुए हैं, उनके खाने के डब्बे खुले भी ना हो, आपने सिर्फ अगर सपोज़ एक आटे के पैकेट को सिर्फ ऐसे बांध के रखा हुआ है, फिर भी उसके अंदर माइक्रो पार्टिकल्स, ये केमिकल्स के जाएंगे। और डब्बे सिर्फ नहीं, अभी रेस्टोरेंट्स आजकल होम डिलीवरी भी करती हैं। सपोज़ आपके होम डिलीवरी के जो ये हैं पैकेजेस हैं, डब्बे हैं, प्लास्टिक के हो, पेपर के हो, कोई भी डब्बे हो, वो अगर आपने कहीं रख दिया है और वहीं पे स्प्रे मारते रहते हैं आपके हमेशा, तो वो जो स्प्रे है वो आपके डब्बों में भी चली गई है। और पेपर के प्रोडक्ट्स का तो प्रॉब्लम है, उसमें फंगस ग्रो हो रहा है आजकल, क्योंकि मुझे कुछ पेपर के प्रोडक्ट्स में फंगस के स्मेल भी आए हैं, क्योंकि अगर वो पेपर का ओरिजिनल प्लांट सोर्स फंगिसाइड से बना के रेज हुआ है, तो आपने कुछ फंगस शायद मार दिए हैं, पर कोई फंगस नहीं मरे हैं, जो ड्रग रेजिस्टेंट फंगस हो गए हैं, तो वो फंगस आपके पेपर प्रोडक्ट्स में हैं अभी। सेम थिंग, अगर आप और क्लीन अर्थ में जाना है आपको, पेपर वाले प्लास्टिक से पेपर में कन्वर्ट करना है, प्लास्टिक से शायद इसमें कन्वर्ट करना है, ताकि हम प्लास्टिक पोल्यूशन थोड़ा कम कर सके, है ना। पर अगर हमको प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है तो हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए। पर अगर हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमको नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्लीन रखना सीखना पड़ेगा। और हम अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या प्लास्टिक भी यूज़ कर रहे हैं, या स्टील यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं फूड सप्लाई के लिए, या फूड को प्रेजेंट भी करने के लिए किसी को इन अ होटल, वहाँ पे अगर आपका एयर क्लीन नहीं है, पानी क्लीन नहीं है, तो आपका वो पानी और एयर, अगर आपने स्प्रे मारा है और क्लीन नहीं था, तब आपके वो जो वेसल्स क्लीन नहीं थे और उसी में आपने डिलीवरी दे दी, तो मेरा खाना तो पोल्यूटेड हो गया, है ना। आपने उसी में वही डिश के सामने स्प्रे मारा है, डिश को धोया नहीं, तो वो डिश भी पोल्यूटेड। और अगर धोया भी इस पानी में जो पोल्यूटेड पानी है, तो भी आपका खाना पोल्यूटेड। और सिर्फ धोना नहीं, डिश तो सिर्फ आप खाना जब खाते हो एक प्लेट में, डिश धोना पड़ता है, डिश का पानी भी साफ़ होना चाहिए, खाना जो बना रहे हैं आप वो भी साफ़ होना चाहिए। अगर आपका खाना साफ़ नहीं है और वो पोल्यूटेड पानी में आपने कुछ कुक कर दिया, यूजुअली जैसे ग्लोबली जब हम सिक हो जाते हैं, फ्लू हो रहा है, स्टमक फ्लू हो रहा है, फीवर आ रहा है, सबको पतला खाना, सूपी वाला खाना खाने का अच्छा लगता है। इंडिया में लोग पतला खिचड़ी खाते हैं जब पेट खराब हो गया है, कोई पार्ट्स ऑफ इंडिया में। और या तो अगर पतला खिचड़ी नहीं खा रहे, आप सूप जैसा कुछ बना के, सांबर बना के खाना चाहते हैं, रसम बनाना चाहते हैं, जो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड इसलिए भी है क्योंकि उसमें दाल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा कार्ब्स भी होता है। अगर आप वो दाल को, रसम को थोड़ा सा राइस के साथ खाएंगे तो उसमें राइस भी होता है। और अगर डायरेक्टली अपने खिचड़ी बना दी तो उसमें दाल चावल दोनों थोड़ा थोड़ा होता है, प्लस थोड़ी सी सब्ज़ी होती है उसमें, उसको और थोड़ा से स्पाइस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ नर्चरिंग एंड नरिशिंग होती है बॉडी में, कि थोड़े वेजिटेबल्स और बहुत हैवी फूड नहीं, हल्का फूड जो स्टमक इजीली पचा दे, ऐसा फूड लोग खाने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया हो गया। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो लोग क्या खाने की कोशिश करेंगे, जब बीमार होते हैं उन लोग को सूप पीने का बहुत मन करेगा, क्योंकि सूप बहुत नरिशिंग एंड नर्चरिंग होता है ना। तो आप सूप भी पियेंगे, सांभर पियेंगे, खिचड़ी खाएंगे पतली वाली, कुछ भी आपको अगर सूपी वाला खाने का मन करेगा कि थोड़ा हल्का पेट में रहे, कि ज़्यादा स्ट्यू, चिकन स्ट्यू बना के पियेंगे, ऐसे सब अगर आप करना चाहते हैं
अगर क्वालिटी जो उसमें जा रही है, अगर उसके एक भी इंग्रेडिएंट ख़राब है, आपको वो नरिश नहीं करेगा, ठीक है। और ये हॉस्पिटल्स को भी देखना है, हॉस्पिटल्स में भी वाटर पोल्यूशन चल रहा है अभी आजकल। हॉस्पिटल्स में भी अगर आपने पेशेंट को खाना करेक्ट वे वाले खाना नहीं दिए, और हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस चल रहा है, वाटर पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रॉप कर सकते हैं उनके खाने में। हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, प्लेन्स वेन्स ट्रेन्स के खाने हो, हमारे खुद के घरों में खाना बनाते हैं जो होम कुक्स हो, वो लोग का खाना हो, हमारे घर में कुक कर रहा है वो खाना हो, या हम खुद कुक कर रहे हैं, ये सब अगर करेक्ट पानी से नहीं बना, तो सबसे पहले तो पानी, अगर सूप बना रहे हैं, सूपी डिश बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, क्योंकि ये सब न्यूट्रिशियस खाना है, तो जो भी न्यूट्रिशियस हेल्दी खाना होता है ना, वो पानी में बनता है। आपको अगर स्टीम्ड खाना बनाना है, स्टीम्ड वेजिटेबल्स खाना है, आपको अगर सैलड खाना है, तो सबसे पहले वेजिटेबल सबसे क्लीन होना चाहिए, सबसे क्लीन, और वो पानी जिससे धो रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, नहीं तो सैलड भी पोल्यूटेड है। अगर आप सैलड नहीं खा रहे, सूप खा रहे हैं, सूप में वो पानी क्लीन होना चाहिए, पानी फर्स्ट स्टेप है क्लीन होना चाहिए, पर सिर्फ पानी क्लीन होना चाहिए कि आपका पानी क्लीन है। इंग्रेडिएंट्स में मगर केमिकल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में मगर मोल्ड या फंगस है, तो भी आप अनहेल्दी हो जाओगे। तो आप क्यों अनहेल्दी हो रहे हो, ये समझने का टाइम है। और मुझे स्टमक कैंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक ऐसे कंट्री में रहती थी जहाँ पे फूड वॉज थोड़ा बेटर, पानी वॉज थोड़ा क्लीनर। सेकेंड थिंग इसलिए नहीं हुआ कि जब मैं खुद इंडिया में आके कुकिंग करती हूँ अपना, मैं क्लीन खाना खाने की कोशिश करती हूँ। और थर्ड थिंग, मैं सेंसिटिव हूँ गंदे खाने से करके, और मुझे यहाँ जब कैंसर का थोड़ा सा चालू भी हो गया था, थोड़ा सा भी फूड में केमिकल ख़राब है, फंगस है, कुछ भी है, मेरा यहाँ चोकअप हो रहा था। पहले तो मुझे सिर्फ इरिटेशन हो रहा था, जब मैं माइल्ड स्टेज ऑफ कैंसर में थी तब सिर्फ इधर इरिटेशन हो रहा था, पर वो इरिटेशन ही इंडिकेशन है कि मैं हार्मफुल फूड कुछ खा रही हूँ मेरे बॉडी के लिए। और जब वो कैंसर माइल्ड से मॉडरेट स्टेज में चला गया, तब मुझे सिर्फ इरिटेशन नहीं हो रहा था, वो सेम ही फूड जो पनीर मैं 10 साल पहले खाती थी, वही पनीर अभी मैं खा रही हूँ, तो मुझे ऐसे हो गया, मेरा थ्रोट चोकअप करने लग गया, मुझे ईस्ट का एलर्जी आने लग गया। इसका मतलब क्यों ईस्ट का एलर्जी आया, क्योंकि मेरे बॉडी में फंगस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा था, इसलिए मुझे यीस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो गया। क्योंकि यीस्ट भी मैंने बहुत सारे साल खाए हैं, ऐसा नहीं कि यीस्ट बेस्ड फूड नहीं खाया। डोसा मुझे बहुत फेवरेट है, पर डोसा मुझे जब मेरे बॉडी में कुछ टॉक्सिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब डोसा मुझे बहुत अच्छा लगता था। डोसा, ब्रेड, ये सब मैं खा सकती थी, पर जैसे ही मेरे बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी चालू हो गया था, और अगर डोसे और ब्रेड का जो यीस्ट है वो अगर पल्यूटेड हो गया है, अभी जैसे कोरोना वायरस एक पुराने फ्लू वायरस का म्यूटेटेड फॉर्म है, वैसे ही आपके डोसा का यीस्ट भी म्यूटेट होता है, वैसे ही आपके ब्रेड का यीस्ट भी म्यूटेट होता है। और ये लोग, जो लोग बहुत सालों से सेम ही यीस्ट यूज़ करे जा रहे हैं, जैसे घरों में तो सेम ही यीस्ट यूज़ हो रहा है, जो लोग डोसा बैटर बनाते हैं, जो लोग ये बनाते हैं अपने घर में दही बनाते हैं, दही हम वो सेम ही थोड़ा सा पहले का ही दही लेके बार बार बनाते हैं, तो वो सेम ही यीस्ट यूज़ करे जा रहे हैं दही को बनाने के लिए। पर आफ्टर 10 ईयर्स ना वही जो दही का यीस्ट ट्रांसम्यूट होके म्यूटेट हो सकता है आपके फ्रिज में, स्पेशली अगर आपके फ्रिज में वो यीस्ट के साथ साथ मोल्ड भी है आपके वेजिटेबल्स के साथ, और उसी फ्रिज में आपके अलग उसी फ्रिज और घर में फंगस भी है प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ, तो वो सब मिला के अभी एक या तो म्यूटेटेड फंगस का प्रॉब्लम है। मोल्ड, यीस्ट एंड फंगस, दे आर ऑल क्लासिफाइड एज फंगस। अब ये जो मोल्ड, यीस्ट, फंगस है, क्लासिफाई तो हो गए फंगस में, पर जैसे बैक्टीरिया के इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस के भी इतने सारे वेरिएंट्स होते हैं, फ्लू के भी इतने सारे वेरिएंट्स हैं, तो वैसे ही जैसे फंगस के इतने सारे वेरिएंट्स हैं, अब उसमें से या तो म्यूटेट हो गए हैं, या तो इतने सारे वेरिएंट मिलके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आपको, इसलिए आपका चोकिंग चालू हो सकता है। क्योंकि मेरा चोकिंग चालू हो गया था, मुझे इतना हाइटेंड एलर्जी चालू हो गया था, तो पहले मेरा स्किन एलर्जी से माइनर एलर्जी से मेरे सिम्टम्स दिख रहे थे, वाटर और फूड पोल्यूशन का प्रॉब्लम्स की वजह से,
ठीक है। पहले माइनर पोल्यूशन, जब खा रही हूँ तो वो फूड एंड वाटर पोल्यूशन था, जब बॉडी में स्किन में फील कर रही हूँ वो वाटर और एयर पोल्यूशन एंड क्लॉथ पोल्यूशन था, ठीक है। तो हर एक पोल्यूशन का एक अलग इम्पैक्ट एंड सिम्टम आएगा आपकी बॉडी में। और अगर मैंने क्लीनर फूड खाया है, क्लीन मैं साफ़ फूड खाती हूँ, या अगर बाहर से भी ऑर्डर मैं करती हूँ ना तो मैं क्लीन खाती हूँ। अगर वो फूड में कुछ भी फूड मुझे लगा कि या तो केमिकल स्मेल आ रहा है या तो उसमें बैक्टीरियल स्मेल आ रहा है, फंगल स्मेल आ रहा है, मैं नहीं खाती, वो फूड फेंकने की कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। या उसको एक और बार बॉईल करके देख लूँगी कि कुछ है कि नहीं। पर बॉइलिंग में भी आप शायद फंगस वाले फूड को भी बॉईल नहीं करना चाहिए एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू माय गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो फंगस एक्चुअली वार्म टेम्परेचर्स में और म्यूटेट या और ग्रो हो सकता है। तो ओनली बैक्टीरिया अगर आपके फूड में है उसको आपने बॉईल किया तो वो फूड आप खा सकते हैं रीहीट करके। पर अगर आपके फूड में फंगस है, मोल्ड है, यीस्ट है, ये सब है, और वो अगर हार्मफुल वाला फंगस मोल्ड यीस्ट है तो उसको आप हीट भी करोगे तो वो ख़राब की दिशा में ही आपकी बॉडी में एलर्जीज से चालू करेगा, पर बाद में कोई डिजीज़ दे देगा। और अगर आपके फूड में पेस्टिसाइड है वो भी आप हीट करोगे तो कैसे, पेस्टिसाइड तो केमिकल है ना, तो वो केमिकल नहीं चेंज होगा आप जब हीट कर रहे हो, वो केमिकल इनफैक्ट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। मतलब अगर आपने सूप है 10 ml का, 10 ml नहीं 150 ml का हम सूप बनाते हैं एक बोल में, अगर उसको हीट कर रहे हैं बर्तन में, तो जब वो सूप बन रहा है 150 ml के सूप अगर आपने दुकान से भी लाई है और उसमें आपको केमिकल स्मेल आ रहा है, या आपके घर में आप बना रहे हैं गंदे पानी से, तो उसमें जो 150 ml 300 ml एक पतीले में आपने सूप बना रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं उसको, वो बॉयल करते वक्त अगर एक भी इंग्रेडिएंट में पेस्टिसाइड है, आपके सब्ज़ी में हो, दाल में हो, आपके पानी में हो, कोई भी इंग्रेडिएंट उसका, मसाले में भी अगर पेस्टिसाइड है, कुछ भी इंग्रेडिएंट में है या हर इंग्रेडिएंट में पेस्टिसाइड है, आप उसको जितना हीट करोगे, थोड़ा सा पानी उसमें से उबल जा रहा है, अभी वो 300 ml 500 ml जितना भी ml का आप बना रहे हो, वो सूप 300 ml का बना रहे हो, वो उसमें से सपोज़ 30 ml उड़ गया, तो उसके अंदर का जो केमिकल कंटेंट है वो तो ज़्यादा हो गया ना, का प्रोपोर्शन उसका ज़्यादा हो गया पानी के अंदर, समझ में आया। तो इसीलिए जब हम दाल बना रहे हैं, दाल में अगर हमको पतली दाल नहीं पीनी और हमने ज़्यादा पानी डाल दिया है, हम पानी को क्यों सुखा रहे हैं, ताकि दाल कॉन्सेंट्रेट हो जाए और थिकर दाल हमें मिले। सेम वे जब वो पानी उड़ रहा है, जब बॉयल कर रहे हैं पेस्टिसाइड वाले खाना, तो वो जैसे दाल थिकन, मतलब दाल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया उस दाल में, सेम वे बाकी केमिकल्स का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया रिलेटिवली और पानी कम हो गया है, ठीक है। तो आपने पेस्टिसाइड का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया। इनफैक्ट अगर आपने 300 ml का दाल बनाया होता और वो वाला दाल आप 3 दिन खाते या 3 मील्स में खाए, ठीक है, अब उसको अगर आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया है, वही दाल आप अभी शायद एक ही मील में खा रहे हैं, तो आप तो वो वाला सेम पेस्टिसाइड जो अगर आप 3 बार खाते, 3 बार खाने की जगह अभी वो सेम पेस्टिसाइड, क्योंकि आपने उसको उबाल दिया था, अभी वो गाढ़ा वाला दाल आपने एक ही मील में खा लिया, तो अब वो सेम केमिकल 3 बार खाने से क्या होता है, बॉडी के पास 3 टाइम है उसको एलिमिनेट करने का, पर एक ही बार में खा लिया तो वो इमीडिएटली ज़्यादा पॉइजन आपने खा लिया। इसीलिए पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हो रही है लोगों को। और अगर दाल में 5 इंग्रेडिएंट वाला दाल बनाया है और 5 सोर्सेज में केमिकल है, तो आपका 5 डिग्री ऑफ केमिकल्स हैं। और अगर एक ही सोर्स में केमिकल है, अगर वो मसाले में केमिकल है, तो आप खा के पचा के कुछ नहीं होगा। पर अगर वो पानी में केमिकल है, पानी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दाल में, सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट पानी ही होता है दाल का, तो अगर पानी ज़्यादा है, पानी में है पोल्यूशन, तो सबसे ज़्यादा बीमार आप पड़ेंगे तभी। अगर मसाले में है तो आप उतना नहीं बीमार पड़ेंगे जितना दाल में है। पर मसाले का प्रॉब्लम ये है, मसाला ऐसी चीज़ है जिससे हम हर्बल रेमेडीज़ बनाते हैं, मसाले ऐसी चीज़ है जिससे हम होम में काढ़ा बना सकते हैं, घर में थोड़ा सा फ्लू होता है तो उसको निकालने का तरकीब है। होम रेमेडीज़ बहुत सारे हैं जो मसालों को, नॉर्मल प्लांट्स एंड स्पाइसेस को यूज़ करते हैं होम रेमेडीज़ के लिए, मसाले या वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्लांट सोर्सेज को यूज़ करते हैं। पर ये जो अलग अलग प्लांट सोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक टी बनाने के लिए,
वो भी अगर ऑर्गेनिक टी का कंटेंट अच्छा नहीं है, अगर आपका वो ऑर्गेनिक टी में केमिकल्स यूज़ हुआ था और बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, मगर सपोज़ फार्मर ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फार्मर अगर जिसको बेचा है या स्टोर करने के वक्त उसने डाल दिया केमिकल, तो भी तो वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक से केमिकल फ्री से सिर्फ ऑर्गेनिक है, अभी केमिकल फ्री नहीं है, क्योंकि उसमें केमिकल्स आ गया। अगर आपने जहाँ स्टोर किया है, फार्मर ने स्टोर किया, रिटेल स्टोर ने स्टोर किया, आपके घर में आपने स्टोर किया, आपने अगर ऑर्गेनिक केमिकल घर तक ला दिए, पूरा ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, पर आपकी बाइयों ने या आपने खुद ने घर में केमिकल्स डाल दिया, जो वो टी लीव्स में आ गया। जब आप स्प्रे मारोगे वो टी लीव्स में आएगा ही आएगा, कभी ना कभी थोड़ा सा तो आएगा ही, और ऐसे 10 बार अगर आ गया है तो आपका टी लीव्स भी ख़राब हो गया। और वो टी जब आप स्प्रे मारे, आपके बर्तन अगर ख़राब है और आपने ध्यान नहीं दिया, वो बर्तन में ही आपने चाय बना दी, तो आपका चाय सिर्फ यूटेंसिल से ही पोल्यूट हो गया, वो चाय के लीव से ही पोल्यूट हो गया, पानी की पोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ रहे हो पोल्यूशन कितना इम्पैक्टिंग हेल्थ इम्पैक्टिंग फैक्टर है हर इंसान के लिए। और वो पोल्यूशन अगर हम हर इंसान थोड़े थोड़े डिग्रीज में नहीं कम करेंगे, तो हमारा हेल्थ मिड लाइफ में आके, मिड लाइफ के बाद ही जल्दी जल्दी बीमार, इसलिए जो कोरोना वायरस में इतने सारे मिडिल एज लोग भी मर गए। क्यों मर गए आपको समझना है। मैं जो कैंसर, मुझे 40 ईयर्स में, डॉक्टर बिलीव नहीं करा मुझे कैंसर है, क्योंकि वो मुझे हट्टा कट्टा दिख रहा है, चब्बी चब्बी दिख रहा है, तो उसको लगता है कि मुझे कैंसर नहीं है। कभी कभी मैं डॉक्टर के पास एकदम गोरे गोरे स्किन से गई हूँ, पर मैं तभी गोरे गोरे स्किन से गई हूँ जब कभी कभी गोरा गोरा स्किन, आपको पता है, वाटर पोल्यूशन से भी आ सकता है, डार्क एंड स्किन भी वाटर पोल्यूशन से आ सकता है। अगर आपके वाटर में ऐसा कोई केमिकल है जो आपके स्किन को शाइन देगा, तो आपका स्किन, हेयर शाइनी दिखेगा और आप हेल्दी दिखेंगे। अगर आपके वेजिटेबल्स में ऐसा, वेजिटेबल्स को जैसे शाइन करने के लिए आजकल बहुत केमिकल्स यूज़ होता है, वही केमिकल अगर आपके खाने में चला गया है, वही केमिकल आपके पानी में चला गया है, अब उस खाने को आपने खाया, पानी को आपने पिया, पानी में आपने नहाया, तो वही केमिकल आपकी स्किन को भी गोरा गोरा दिखाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। सेम वे अगर वो केमिकल आपके स्किन में बाइंड होके कुछ कर रहा है, ऐसे कि ब्लड फ्लो आपका ख़राब हो गया है, या सर्कुलेटरी सिस्टम या लिवर या किडनीज ख़राब हो रहे हैं, तब आपके स्किन में आपको या तो यहाँ आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पफी आइज, ये सब देगा, या हेडेक्स देने लग जाएगा, यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन होके, या अलग बॉडी पार्ट्स में एक्यूमुलेशन होके बॉडी एक्स देना चालू कर देगा। और या तो स्किन, पूरा स्किन का टोन ही, अगर मेरा ब्लड फ्लो अच्छा है तब स्किन हेल्दी दिखता है, पर अगर मेरा ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है तो तब स्किन ऐसे ये दिखने लग जाता है, सिक दिखने लग जाता है। और मेरा अभी करंट ब्लड फ्लो 2-3 दिन से अच्छा इसलिए नहीं है कि जो भी खाना यहाँ आ रहा है, जो भी खाना मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, 50% पोल्यूटेड है। और मगर अगर आपको भूख लगे तो कभी कभी तो आपको पोल्यूटेड खाना भी खाना पड़ेगा, अगर अनपोल्यूटेड खाने का सोर्स आपके पास नहीं है तो। मगर पोल्यूशन अगर हम रिड्यूस, और गरीबों के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट चैलेंज है कि उनके यहाँ सबसे ज़्यादा अनपोल्यूटेड खाना आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो लोग सबसे चीप खाना यूज़ करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द चीप खाना जो मिलता है मार्केट में, कुछ ना कुछ उसमें या तो बैक्टीरियल, फंगल, केमिकल प्रॉब्लम्स होती, इसलिए वो चीप है। ये भी लोगों को समझना है कि आपको हाई क्वालिटी फूड पे परचेस करना का चालू करना है, अगर आप मॉडरेट इनकम या हाई इनकम के पर्सन हो। जो गरीबों के लिए चीपर खाना छोड़ देना है, ये भी एक, अगर आपको दान देना नहीं है ना किसी को, दान देने की आपकी आदत नहीं है, आप ये वाले चीज़ को प्रैक्टिस करना चालू करो कि गरीबों के लिए छोड़ दो वो थोड़ा सा चीपर फूड। आप वो चीपर फूड मत खरीदो अगर आपका इनकम मॉडरेट है, हाई है। आप हाई क्वालिटी फूड पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप हाई क्वालिटी फूड पे इन्वेस्ट करोगे, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री फूड पे इन्वेस्ट करोगे, तभी जाके फार्मर्स को, और वो पैसा आपसे इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा तो फार्मर को धीरे धीरे मिलेगा, ताकि फार्मर चेंज करे अपना डायरेक्शन ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ, है ना। तो इसलिए केमिकल फ्री करिए, पर आपको अभी सिर्फ फार्मिंग नहीं, आपको अभी वैसे रिटेल स्टोर्स में भी जाके परचेस करना है जो आपको सच में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। आपको आपके घर में भी ये करना है, आपको आपके वैसे वाले होटल्स में भी जाना है जो क्वालिटी एक्सपीरियंस होटल का, अभी मैं 2-3 लग्जरी होटल्स में भी रह के आई हूँ,
वहाँ में अभी मुझे कोई क्वालिटी एक्सपीरियंस, एक्चुअल क्वालिटी ऑफ हेल्थ एक्सपीरियंस नहीं दिखा। सिर्फ वो दिखावे का क्वालिटी है अभी आजकल के होटल्स में। पहले पहले होटल्स वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ एक्सपीरियंस भी, पर आजकल वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ है ही नहीं, और क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस भी नहीं। वो तो इंडिया में मिसिंग है हर जगह से, क्योंकि लोग इतने पीड़ा में रहते हैं इंडिया में, इतने और आप अगर गंदा खाना खाओगे ना, आपका मूड भी अच्छा नहीं होगा। पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, एंग्जाइटी, एजिटेशन ये आ जाता है, तो आप कामली सोच नहीं पाते कैसे इंटरेक्ट करना है लोगों से। तो इसलिए मैंने कस्टमर सर्विस वाला प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा है। उनको ट्रू कस्टमर सर्विस आती नहीं है, और वो फेक कस्टमर सर्विस चलेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको अगर आपके होटल में रह के, हाँ आपके होटल में सपोज मोल्ड प्रॉब्लम है, एक कस्टमर ने मोल्ड प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया, आपने उसको आपके पुराने मेथड से अगर कर दिया, वो ट्रू कस्टमर सर्विस नहीं होगा। आप अगर गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी से आपको पेस्टिसाइड का पॉइजनिंग हो रहा है, और आपने वो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग के बारे में बताया, क्योंकि उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, सिर्फ कस्टमर को, एक कस्टमर को वो इम्पैक्ट नहीं करा, एवरी कस्टमर जो वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहा है और उधर पेस्टिसाइड अगर प्रॉब्लम है, एवरी कस्टमर को वो इम्पैक्ट कर रहा है। जो ड्राइवर है वो फैसिलिटी का, उसको इम्पैक्ट कर रहा है। ट्रेन्स में मैंने ये प्रॉब्लम देखा है पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग का, ट्रेन्स के हर इंसान को इम्पैक्ट कर रहा है। ट्रेन्स में देखा है, प्लेन्स में देखा है, पेस्टिसाइड नहीं, अलग अलग प्रकार के पॉइजनिंग का इम्पैक्ट चल रहा है कंटिन्यूसली अर्थ में राइट नाउ। और अगर आप वाटर पोल्यूशन से लेके, एयर पोल्यूशन से लेके, सरफेस पोल्यूशन से लेके, बिकॉज ट्रेन्स एंड प्लेन्स में सरफेस पोल्यूशन भी चल रहा है, होटल्स में सरफेस पोल्यूशन भी चल रहा है। होटल्स में अगर आप सोना चाहते हैं पर उसका लिनन अगर केमिकल पोल्यूटेड वाटर से धुला है, होटल में आप नहाना चाहते हैं, वहाँ का पानी अगर केमिकल पोल्यूटेड पानी है, और वो होटल के एम्प्लॉयज़ ने 10-20 साल का होटल है करके कभी अपने पाइपलाइंस को चेंज नहीं किया है, अपने वाटर पोल्यूशन पैराडाइम्स को चेंज नहीं किया है, अपडेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं, तो आप वो कितना भी फैंसी होटल हो, फैंसी चेन हो, या पुअर होटल एंड पुअर चेन हो, दोनों का प्रिंसिपल एक है, डजेंट मैटर, आपको क्लीन रखना है एनवायरनमेंट इन अ नेचुरल वे। घर से लेके, अर्थ भी हमारा घर है, अर्थ से चालू करना है इसलिए, और घर भी वैसे है, घर से भी चालू करना है। तो जिनके पास होटल नहीं है, जिनके पास बिजनेस नहीं है, जिनके पास सिर्फ घर है, वो लोग घर पे फोकस करें, जिनके पास लैंड है वो लैंड पे फोकस करे, जिनके पास बिजनेस है वो बिजनेस पे फोकस करे। पर जिसके पास जो है उसको आपको क्लीनेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म में रखना है, ना कि केमिकल इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट। अगर आपने केमिकल इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, क्योंकि आजकल रिकंस्ट्रक्शन होती है तो लोग केमिकल ज़्यादा यूज़ करें। मेरी बिल्डिंग के ऊपर वाला पर्सन इतना केमिकल स्प्रे करे जा रहा था, मुझे वो पेस्टिसाइड का भी हेल्थ इम्पैक्ट आया है। उन्होंने फ्लोरिंग चेंज की थी, पर फ्लोरिंग में उन्होंने पेस्टिसाइड डाल दिया। और मेरे अंकल के घर में उन्होंने पेंटिंग की थी, या मेरे बिल्डिंग सोसाइटी में भी उन्होंने पेंटिंग की है, पेंटिंग के मटेरियल में उन्होंने पेस्टिसाइड डाल दिया ताकि दीवारों में कीड़े मकोड़े ना आए। पर प्रॉब्लम ये है, दीवारों में अगर कीड़े मकोड़े ना आए पेंटिंग करते वक्त, या फ्लोर्स में कीड़े मकोड़े ना आए, बेस्ट सोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कीड़े मकोड़े जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड अर्थ पोल्यूशन नहीं रहेगा, कीड़े मकोड़े हमारे घर में घुसेंगे नहीं हमारे पास। मॉस्किटोज छोड़ के, एंड मे बी मैक्सिमम एंट्स छोड़ के, इवन ये लोग भी, मॉस्किटोज एंड एंट्स भी, मॉस्किटोज हमारे पास नहीं आएंगे हमको काटने के लिए अगर हमारे बॉडी में कुछ चल नहीं रहा है, तभी मॉस्किटो आते हैं। मॉस्किटो के बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पर एनीवेज मेन चीज़ यह है, मॉस्किटो छोड़ दीजिए, मॉस्किटो को भी रिपेल करने के नेचुरल मेथड्स हैं, वो ट्राई कीजिए। अगर आपको मॉस्किटोज नहीं चाहिए घर में, ड्रेन्स को साफ रखिए तो मॉस्किटोज नहीं आएंगे। रास्ते में पॉट होल्स हैं तो म्यूनिसिपैलिटी को पॉट होल्स को बंद करना है ताकि पानी के पडल्स न फॉर्म हो। ड्रेन्स को रेनी सीजन में या तो कवर्ड रखिए, या तो ऐसा रखिए कि क्लीन फ्लो ऑफ वाटर हो, सीवेज कचरा ड्रेन्स में ना हो। और कचरा ड्रेन्स में ना, सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी का जॉब नहीं, हमारा भी जॉब है। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान कि स्वच्छ रखिए, एवरी खाना वाना इधर उधर जो गिर जाता है हमारे हाथ से वो डस्टबिन में डाल दीजिए, ताकि हम क्लीन रोड्स रख सके कि रेनी सीजन के पहले रास्ते ना, ड्रेन्स ना पोल्यूटेड हो जाए ये सब गार्बेज से।
है ना। और ड्रेन्स तभी भी पोल्यूट होंगे जब पूरे साल आपने पेस्टिसाइड हर जगह यूज़ किया है, केमिकल हर जगह स्प्रे किया है। वो जो केमिकल आपकी बिल्डिंग में स्प्रेड हो गए हैं, आप अपने घर में ही एयर फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं, रूम फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं, ये सब सर्फेसेज में, वॉल सर्फेसेज, फर्नीचर सर्फेसेज में एक्यूमुलेट होके वो सर्फेसेज में आप बैठेंगे तो तब आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है, आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो रहा है। वो सर्फेसेज में आप ब्रीथ करेंगे तो आपके लंग्स में जा रहा है, तो आपको लंग डिजीज़ और कैंसर और ऑर्गन डैमेज हर दिन अलग अलग केमिकल्स इनहेल या टच करने के बाद आएगा कि नहीं आएगा। सिंपल कांटेक्ट से ही आता है और बहुत लॉन्ग टर्म सेमी चीज़ों के कांटेक्ट से आता है। और वो वायरस से नहीं आया, वायरस लास्ट स्टेप है। वायरस तब आके इम्पैक्ट करता है जब बाकी सब केमिकल्स ने बॉडी का ऑलरेडी 30, 40, 50% सत्यानाश कर दिया है। वो लोग ही 30, 40 ईयर्स के लोग या 70, 80 ईयर्स के लोग जो कोरोना वायरस से मर गए या बहुत सिवियरली हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, इसलिए हो गए कि उनकी लाइफ में केमिकल कंटेमिनेशन सबसे हाई था। पहले केमिकल कंटेमिनेशन, नेक्स्ट फूड कंटेमिनेशन, नेक्स्ट एयर एंड वाटर कंटेमिनेशन, ये सब लेवल के कंटेमिनेशंस हाई थे, इसलिए वो मर गए या उनको सिवियर इलनेसेस आ गई। और जो लोग उतने हाई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे थे उनको नहीं आई वो बीमारी, उनको थोड़ी कम बीमारी आई। पर फर्स्ट हमको इसलिए फिजिकल, केमिकल, अर्थ, माइक्रोबियल कंटेंट तभी कम होगा जब सब क्लीन रहेगा। और माइक्रोब्स को भी खाने के प्राणी रहेंगे जो लोग वो माइक्रोब्स को खा के पचा के उनका नॉर्मल काम करे। सॉइल में बैक्टीरिया होती है, जो बैक्टीरिया सॉइल को ये करता है, अच्छे से रहने देता है। हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया होती है, अच्छी बैक्टीरिया। वो अच्छे बैक्टीरिया का काम ही है बुरे बैक्टीरिया को चेक रखने का। जैसे सोसाइटी में पुलिस का काम क्या होता है, जो लोग कुछ क्राइम कर रहे हैं उसको चेक रखने का। तो वैसे बैक्टीरिया का काम है, अच्छे बैक्टीरिया का काम है अच्छे वायरसेस, अच्छे बुरे बैक्टीरिया को चेक में रखने का। अच्छे वायरस का काम है बुरे वायरसेस को चेक में रखने का। अच्छे फंगस का काम है बुरे फंगस को चेक में रखने का। पर जब हम बैक्टीरिसाइड, फंगीसाइड या एंटीवायरल ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो अच्छे वाले चीज़ें बुरे वाले चीज़ों को चेक में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए वो, और फिर ड्रग रेसिस्टेंस ये सब भी आ जाता है और बुरा वाला और ख़राब हो जाता है अगर आपने ठीक से चेक में नहीं रखा। पुलिस ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, अगर लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस का काम ठीक तरीके से नहीं किया तो वही क्रूअल्टी भी बन जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चली जाती है। तो कोई भी अच्छी चीज़ बुरी डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए कोई भी मेडिसिन जो पहले अच्छी थी अर्थ के लिए, आजकल बुरी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि मेडिसिन भी अर्थ पोल्यूशन क्रिएट करती है। अगर आपके जगह सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिप्रेस ज़्यादा हैं और डिप्रेशन वाला मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो डिप्रेशन वाले मेडिसिन भी हमारे बॉडी से जब आधी एलिमिनेट हो रही है या पार्टली एलिमिनेट हो रही है, वो मेडिसिन भी आपके पानी में चली गई है। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स मेडिसिन को निकालने वाले वाटर ट्रीटमेंट्स नहीं करते आजकल। तो या तो वो करना चालू करना है, पर वो कितना आप चेक रखोगे। एक टाइम होता है जब आपको चेक रखने की जगह स्टॉप करना है यूज़ करना। क्योंकि मेरे साथ वही हुआ, जब मुझे स्किन एलर्जी हो रही थी, मैंने बहुत चेक रखने के लिए ये चीज़ यूज़ करना बंद किया, वो चीज़ यूज़ करना बंद किया, सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया, जिससे मुझे एलर्जीज आ रही थी, स्किन इरिटेशन आ रहा था। पर फिर भी मुझे आए जा रहा था। क्यों? क्योंकि पानी ख़राब, हवा ख़राब, खाना ख़राब, तो एक के बाद एक वो आ रहा था मेरे ऊपर। और ये सब का मेन थिंग यही है कि ये सब एलिमिनेट करना है अभी अर्थ से। अदरवाइज़ मेरा गारंटीड वो कैंसर, मैं ट्रीटमेंट भी लूँगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे कहा था कि मैंने ट्रीटमेंट नहीं ली, क्यों नहीं ली याद नहीं आ रहा था, पर 2 कारणों से। एक तो जब मैं सबसे वर्स्ट हेल्थ कंडीशन में थी, तभी भी डॉक्टर ने ना ही कैंसर डायग्नोज कर पाए, ना ही ये डायग्नोज कर पाए, पॉइजनिंग डायग्नोज कर पाए। जब मेरे पास पॉइजनिंग के सबसे ज़्यादा सिम्टम्स थे, फिर भी वो लोग डायग्नोज नहीं कर पाए। उनको पॉइजन कंट्रोल सेंटर तक जाने बोला तो भी वो लोग इतने डिनायल में थे कि वो पॉइजन कंट्रोल सेंटर को एक फ़ोन कॉल तक करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन पॉइजन कंट्रोल सेंटर से मिल जाता, और अगर वो पॉइजन कंट्रोल सेंटर भी राइट वाला पर्सन होता, तभी मेरा डायग्नोसिस राइट उनको मिलता। उन्होंने ना ही टेस्ट से किया, ना ही पॉइजन कंट्रोल सेंटर से कंफर्म करके ये करने की कोशिश की। फाइन, उससे नहीं किया। उसमें मेरा एक प्रोटेक्शन था, क्योंकि मेरे साथ पॉइजनिंग प्लस ऑर्गन डैमेज प्लस
कैंसर, ये सब चालू था एक साथ। तो जब 3-4 चीज़ें एक साथ बॉडी में चालू है ना, तो तब ट्रीटमेंट राइट अप्रोच नहीं दिया और राइट डॉक्टर के पास आप नहीं गए तो भी पेशेंट्स मर जाएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर ने सोचा सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है, ये नहीं समझा कि इसको ऑर्गन डैमेज भी चल रहा है अंदर से, या वायरल प्लस फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, या वायरल प्लस फंगल प्लस पेस्टिसाइड पॉइजनिंग चल रहा है, ये तीनों का सिम्टम्स, क्योंकि कुछ कुछ सिमिलर भी हैं, कुछ कुछ अलग भी हैं, और हर पेशेंट कोरोना वायरस के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस नहीं चल रहा था, पर वो डॉक्टर का डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट हेल्थ केयर राइट नहीं है, या ग्रोथ ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बीइंग अ डॉक्टर राइट नहीं था। तो वो डॉक्टर का डिग्री भी जो नया डॉक्टर है या जो 10 साल 20 साल का डॉक्टर है सेम ही है। क्योंकि अगर 10 साल की प्रैक्टिस में आपने जो सीखा, उससे अगर सिर्फ इतना सीखा कि इसको ये मेडिसिन देनी है, दैट्स इट, आप अच्छे डॉक्टर नहीं बने हैं। और अगर ये नहीं सीखा कि वो मेडिसिन दे के अगर पेशेंट को हार्म हो रहा है, मुझे मेडिसिन बंद करना है, ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर होते हैं मेडिसिन दे देते हैं, अच्छा मैंने तो इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था कि ये मेडिसिन से इनका हेल्थ सुधरना चाहिए। ये जब सुधर नहीं रहा है, आपको ये भी समझना है कि वो मेडिसिन हार्मफुल है पेशेंट के लिए। और मैं अभी मेडिटेशन करती हूँ, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें करती हूँ, करके मेरा ब्रेन काम कर रहा है। अदरवाइज़ मेरा ब्रेन भी शट डाउन हो गया था, बीच में काम नहीं कर रहा था। और उस वक्त अगर मैं डॉक्टर के पास जाके उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दे दिया होता, मैं ट्रीटमेंट तो ले लेती, पर अगर वो कुछ भी और ऑर्गन जो मेरा डैमेज्ड है उसको इम्पैक्ट करने वाला मेडिसिन होता, मैं तो एज अ फार्मासिस्ट समझ आती, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है कि मेरा जब अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आता है दवाई से, मुझे पता है। पर 90% ऑफ इंडियंस को दवाई से साइड इफ़ेक्ट आ सकती है। ये इन्फॉर्मेशन ही उनके समझ में, ये एडुकेशन ही नहीं है कि आपने एक दवाई खाई तो उसका बेनिफिट आता है, पर कभी कभी उसका हार्म भी आता है। और वो जो हार्म है, अगर आपका हार्म ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, आपको दवाई खानी स्टॉप करनी है। ये चीज़ भी बहुत सारे डॉक्टरों को भी नहीं पता, या वो भूल चुके हैं। और अगर उनको पता भी है तो वो पेशेंट को नहीं बताते, और अगर उन्होंने पेशेंट को बताया भी है तो पेशेंट नहीं समझ पाते, और अगर पेशेंट ने समझा भी तो वो डॉक्टर ने दवाई दी है तो मुझे खाना है करके खा लेते हैं, और वो ही दवाई से उनको पेट अगर दर्द हो रहा है। और कभी कभी डॉक्टर सारे सिम्टम्स नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ जो सिम्टम्स होते हैं ना, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यूएस में, इसलिए एज अ फार्मासिस्ट मुझे बड़ा बड़ा पेपर देना पड़ता था कि ये साइड इफ़ेक्ट्स है। पर वो बड़े बड़े पेपर में भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे, क्योंकि नए नए साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर नए नए केमिकल्स अर्थ में आ रहे हैं, अगर आपका पहले साइड इफ़ेक्ट एक दवाई खा के 10 साइड इफ़ेक्ट पहले निकला था, अभी 10-20 सालों में अनदर 10-20 साइड इफ़ेक्ट्स निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ड्रग इंटरैक्शन है, ड्रग फूड इंटरैक्शन है। ये सब भी सेम थिंग प्रिंसिपल है वाटर पोल्यूशन का, जो मैंने बताया। एक पानी में अगर 3-4 जगह से कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वो सूप जैसे ख़राब हो जाता है, वैसे अगर 3-4 दवाइयों से हमारा पानी ख़राब हुआ है, या 3-4 दवाइयों से हमारा बॉडी अच्छा होना चाहिए, पर उसके जो अगर ख़राब वाले इफ़ेक्ट्स मैनिफेस्ट होने लग गए हमारी बॉडी में, तो वो 3-4 दवाइयों को भी धीरे धीरे कम करना है, या चेंज कर देना है, या तो खाना ही नहीं है, कुछ और खाना है उसके जगह। ये सब भी, ये फार्मेसी का प्रैक्टिस है, मैं बता रही हूँ। तो मैंने आपको जो बताया अभी, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपके लाइफ में वाटर पोल्यूशन, मेडिसिन रिलेटेड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, या फिर ये सबका पोल्यूशन, या क्लोथ का पोल्यूशन, कुछ भी चल रहा है, आपको कैंसर आएगा, या तो आपको कैंसर स्लोली डेवलप हो रहा है आपके बॉडी में, जिसके पहले के सिम्टम्स आएंगे स्किन एक्जिमा, स्किन वाले डिज़ॉर्डर्स, ब्रीदिंग वाले डिज़ॉर्डर्स, और वह एक एक करके आएगा कैंसर। क्योंकि एक दिन में नहीं डेवलप होता, मेरे बॉडी में 10-20-40 सालों से डेवलप हुआ है। फ्रॉम 10-20-40 सालों के केमिकल सोर्सेज, पोल्यूशन सोर्सेज, बैक्टीरियल सोर्सेज, फंगल सोर्सेज, सब कुछ मिला के कैंसर एंड ऑर्गन डैमेज वैसे करके डेवलप हो रहा है मेरी बॉडी में। क्योंकि है ऑर्गन डैमेज के थोड़े थोड़े सिम्टम्स मेरी बॉडी में आ चुके हैं, फिजिकली भी आ चुके हैं, ब्लड टेस्ट में भी आ चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट में आ चुके हैं। पर अगर वो सही डॉक्टर उसको परसीव नहीं करता, मैं नहीं कुछ कर सकती। मैं सिर्फ, तभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो डॉक्टर ढूंढती रहूं, या अपनी खुद की पढ़ाई यूज़ करूं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ। अपनी खुद की पढ़ाई मैं यूज़ करके अपने आप को अभी तक पार्शली डॉक्टर के नॉलेजेस यूज़ की हूँ, पर पार्शली अपने नॉलेज भी यूज़ कर रही हूँ टू स्टे हेल्दी। बिकॉज अगर हेल्थ
मुझे कैंसर फ्री भी चाहिए, सिर्फ दवाई खा के मेरा कैंसर फ्री नहीं हो सकता बॉडी। मुझे राइट न्यूट्रिशन भी चाहिए, मुझे राइट पानी भी चाहिए, मुझे राइट हवा भी चाहिए, मुझे राइट घर भी चाहिए, मुझे राइट सोशल सर्कमस्टांसेस भी चाहिए। ये सब सपोर्ट करता है एक पर्सन को कैंसर फ्री होके 10 साल जीने में, 20 साल जीने में, या अभी ही कैंसर से 1-2 साल में ट्रीटमेंट के बाद मर जाने में। क्योंकि मेरी दादी 1-2 साल ट्रीटमेंट के बाद मर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझा नहीं कि उनके रूट कॉज ऑफ कैंसर क्या था। उस वक्त उतना इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के पास भी नहीं था, पेशेंट के पास भी नहीं था। तो घर में जो जो प्रैक्टिसेस उनके कैंसर को डेवलप करा रहा था, वो प्रैक्टिसेस रह गए करके उनका कैंसर वापस आ गया एंड शी डाइड इवेंचुअली फ्रॉम इट। मेरे डैड